Hello everyone. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. So how are you all? Okay. So we are starting today's lecture. In today's lecture we are taking a different topic. कंटिन्यू में हम लोग टॉपिक कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के और हमारा आज का टॉपिक है बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग एंड टिप्स टू ओवरकम देम. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीज व्हाट इज लिसनिंग स्किल and we also studied some tips about how to improve listening skills. Now, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि लिसनिंग स्किल्स करते समय या लिसनिंग करते समय क्या क्या बैरियर्स यानी कि क्या क्या रुकावटें आ जाती है और क्यों हम ध्यान से नहीं सुन पाते कोई भी चीज एज अ रिसीवर एंड व्हाट आर द टिप्स टू ओवरकम देम. मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि किन तरीकों से उन बैरियर्स को दूर करा जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. सो व्हाट आर द बैरियर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन. बैरियर्स मींस रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, द थिंग्स बिटवीन यू एंड योर लिसनिंग. अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, सेंडर ने बहुत अच्छे से बोला, बट अगर आप वो नहीं सुन पा रहे हैं अच्छे से, तो क्या ऐसे बैरियर्स हैं? कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो आपके और आपके उनके लिसनिंग के बीच में आ रहे हैं? तो देयर आर मैनी बैरियर्स. सी, आपके सिलेबस वालों ने यहाँ पे जो जितने भी बैरियर्स है उनको डिवाइड किया है टोटल यहाँ पे 10 बैरियर्स में. We have total 10 barriers to study right now. हम लोग ये 10 के 10 barriers one by one समझेंगे और फिर पढ़ेंगे कुछ टिप्स कि हम कैसे इन barriers को हटा सकते हैं और हमारी listening को effective बना सकते हैं. So the first barrier is बेटा physical barriers. Physical barriers. इसमें क्या हो सकता है मैम? इसमें हो सकता है बेटा योर डिस्टेंस. आप यहां से बोल रहे हैं और सामने वाला बहुत दूर खड़ा है या दूसरे रूम में बैठा है, क्या उसको कुछ सुनाई देगा? गेट आर क्लोज. अच्छा, नॉइस आ रही है, आप कुछ यहाँ से बोल रहे हैं, सपोज अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं और बीच में बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, डीजे चल रहा है, साउंड बज रहा है कोई और, तो क्या उसको कुछ सुनाई देगा? नहीं मैम, नहीं देगा. सो नॉइस, ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टेंस, गेट क्लोज, ये सब क्या हुए अपने लिए? फिजिकल बैरियर. बिकॉज इन चीजों की वजह से रिसीवर इफेक्टिवली लिसन नहीं कर पाता है. इसलिए रिसीवर को चाहिए कि पहले वो जाके इन ऑब्स्टिकल्स, इन फिजिकल बैरियर्स को हटाए. जैसे डिस्टेंस है तो अपन क्या करें? पास आ जाए, सिटिंग क्लोज, स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर एंड देन टॉकिंग. सो अपन को ऐसा करना पड़ेगा. यहाँ पे पढ़ते हैं. फिजिकल बैरियर्स कैन बी एनीथिंग दैट ब्लॉक्स द एबिलिटी टू हियर व्हाट इज बीइंग सेड. दीज कैन इंक्लूड, आप लोग हाईलाइट करिए बेटा यहाँ पे, दीज कैन इंक्लूड नॉइस, आवाज, शोर शराबा, ऑब्स्ट्रक्शंस, बहुत ज्यादा बीच बीच में रुकावटें आ रही है दूसरी, और डिस्टेंस. ये 3 चीजें फिजिकल बैरियर्स हो सकती हैं. Distance can also be a barrier of not sitting too close. बहुत दूर दूर बैठे हैं आप लोग. So this can be a thing. The further away people, more difficult. Obviously बात है, जितना आप दूर बैठेंगे सुनाई उतना ही कम देगा, अच्छे से समझ नहीं आएगा और आपकी listening उतनी effective नहीं हो पाएगी. Next barrier, emotional barrier. इमोशनल बैरियर का मतलब आपके मन में कुछ इमोशंस चल रहे हैं, आपके दिमाग में, आपके दिल में, मन में, है ना, कुछ इमोशंस चल रहे हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन जो सेंडर है वो तो नहीं जानता. वो कुछ कम्युनिकेशन दे रहा है आपको, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट आप उन इमोशंस की वजह से अच्छे से लिसन नहीं कर पा रहे हैं. बिकॉज ईदर यू आर वेरी सैड या वेरी एक्साइटेड. मतलब देखो, हैप्पी इमोशंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस, बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है आज तो हम लोग. सैड इमोशंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव, गुस्से में हैं हम लोग, बहुत ज्यादा अपसेट है हम लोग. दोनों ही केसेस में बेटा व्हाट विल हैपन,
आपके दोनों ही इमोशंस आप पे हावी हो जाएंगे एंड आपका जो दिमाग है वो इफेक्टिवली लिसन नहीं करेगा कोई भी चीज को। देखो सुन तो आप लोगे, हियरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, आप सुन लोगे जो भी कम्युनिकेट हो रहा है आपको, बट क्या आपका माइंड उसको प्रोसेस कर पाएगा? क्या आप उसको समझ पाएंगे? आपकी एबिलिटी हो पाएगी? नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में, मन में पहले से कुछ इमोशंस चल रहे होंगे। तो ये इमोशनल बैरियर्स अपन को इफेक्टिव लिसनिंग करने से रोकेंगे। पढ़ते हैं। Emotional factors that get in the way of effective listening. These includes both positive and negative emotions. जिसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे excited, angry, upset, distracted. अगर आप ऐसी चीजें हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब देखिए, इमोशनल बैरियर हो गए, अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स और इमोशनल बैरियर्स कुछ कुछ हद तक सेम ही होते हैं। फर्क ये है कि ये आपके इमोशंस होंगे और ये होगा आपका माइंड। माइंड में अगर कोई चीज चल रही है तो साइकोलॉजिकल है, और कुछ हार्ट में कोई चीज चल रही, इमोशनली अगर आप कुछ सोच रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम फर्क क्या? देखो फर्क ना हल्का सा है, मैंने बोला ना, इमोशनल बैरियर्स आपके मन में चल रहे होंगे, मन, दिल में, बट साइकोलॉजिकल बैरियर्स आपके दिमाग में होंगे। आपका कोई थॉट है, उस ख्यालों में आप डूबे हुए, इमोशन नहीं है आपके अंदर कोई, बट आपका कोई ड्रीम आ गया, कोई थॉट आ गया, कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया। अब उस आइडिया के बारे में आप सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, और आप कहीं बैठे हैं कम्युनिकेशन के लिए, आप सुनने के लिए कहीं बैठे हैं, क्या आप इफेक्टिवली लिसन कर पाएंगे? नहीं ना, बिकॉज वो माइंड जो है उसमें वही थॉट, वही आइडिया चलता रहेगा, आप उस चीज को प्रोसेस भी नहीं करेंगे जो आप सुन रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, if you are talking to someone and start thinking about reply, you will be less effective at listening. आप कुछ सुन रहे हैं लेकिन आपने पहले से सोचा अरे यार मैं इसको क्या रिप्लाई करूं, तो फिर अब आपके दिमाग में तो एक थॉट चालू हो गया और आप उस रिप्लाई के बारे में सोच रहे हैं, न कि आप ये सुनना चाहते हैं कि सामने वाला क्या आपको बोल रहा है। तो ये इससे क्या होगा? देयर विल बी लैक ऑफ फोकस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी, पुअर कम्युनिकेशन हो जाएगा आप दोनों के बीच। Next is your cultural barriers and language barriers. Cultural barriers, language barriers. Cultural barriers means what? देखिए, कभी कभी जो sender और receiver है, because there are two person in every communication, we have sender, we have receiver. इन दोनों के बीच अगर कल्चर का डिफरेंस, भाई सेंडर किसी और कल्चर से आया है, सपोज इंडिया में अपन ले तो देयर आर मेनी कल्चर्स, नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, अच्छा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो रहा है तो हर कंट्री का ही अलग कल्चर हो जाएगा। तो अगर दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस है तो आप उनकी बात को अच्छे से नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके कल्चर में उसका कोई और मीनिंग हो सकता है। तो जब यहाँ इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं, क्योंकि आप ये मत समझिए कि बिजनेस सिर्फ आपको इंडिया में ही करना है, आपको तो इंटरनेशनल भी तो जाना है ना, बिजनेस को बढ़ाना है, एमएनसीज आ रही है बहुत सारी यहाँ पे। अब ये जब क्रॉस कंट्री यहाँ पे हो रहा है, इंटरनेशनल बिजनेसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कल्चर का पर्सन है और दूसरे कल्चर के पर्सन से बात कर रहा है, अमेरिका का पर्सन ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का इंडिया से बात कर रहा है, इंडिया का जापान से बात कर रहा है। सब कंट्रीज का कल्चर क्या है अपने आप में बेटा, अलग अलग, उनकी सोसाइटी अलग, उनका रिलीजन अलग, उनकी एथिक्स अलग है, उनके ट्रेडिशंस, कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स सब अलग। तो क्या वो एक दूसरे की बात को ढंग से समझ पाएंगे? नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो आप बहुत सारी बातें रहती हैं, अपने हाव भाव, इवन अपना ग्रीटिंग करने का स्टाइल है नमस्ते, बट उनका नमस्ते नहीं होगा ना, हो सकता है वहां फोल्डिंग हैंड्स का कुछ और ही मीनिंग हो, और आप यहाँ पे फोल्डिंग हैंड्स करें अपने कल्चर के हिसाब से और वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए। ऐसा लिसनिंग में भी हो सकता है, आप कुछ शब्द बोल रहे हैं लेकिन उनके कल्चर में उन वर्ड्स का मीनिंग ही कुछ और है, तो ये भी दिक्कत आ सकती है। So next barrier which can come in your listening, that is language barrier. This is the most common and easy one, but it happens mostly in international business. Understand? आप कोई international communication कर रहे हैं
and two persons are from different country. क्रॉस कंट्री के यहाँ पे persons हैं. ओके अब क्रॉस कंट्री पर्सन में सपोज ऑस्ट्रेलिया का पर्सन अमेरिका वाले से बात कर रहा है, अमेरिका का इंडिया से, इंडिया वाला जापान से, आपस में ये लोग बातचीत कर रहे हैं. आपको क्या लगता है इनकी लैंग्वेजेस सेम होंगी? नहीं. देखो इंग्लिश में भी फर्क आ जाता है, एसेंट और वर्ड्स भी अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे हो सकता है इनकी लैंग्वेज में बैरियर्स हो और इसीलिए वो जो दो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते हो, नॉट नोन. सब आप देखो, मान लो ये लेक्चर में अभी आपको नॉर्मल हिंदी इंग्लिश में समझा रही हूँ, आपको ये लैंग्वेज आती है. अभी मैं चालू कर दूं इसको पर्टिकुलरली फ्रेंच में बोलना, समझ पाएंगे क्या? आधे बच्चे समझ भी, आधे क्या मैम, बहुत सारे नहीं समझ पाएंगे. क्यों नहीं समझ पाएंगे? बिकॉज जिस लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ वो लैंग्वेज रिसीवर को नहीं आती है. That language is not known to the receiver in which sender is communicating the message. Okay, understand? In our global society, language barrier is probably spoken because यहाँ पर अगर लैंग्वेज बैरियर आ सकता है अगर नेशनैलिटी दोनों की अलग हो, या फिर देखो इंडिया में भी हो सकता है ना. इंडिया की अगर सेम लोग हैं, इंडिया के ही लोग हैं, लेकिन इंडिया में आप देखो कितनी सारी लैंग्वेजेस है. एक पर्सन पंजाबी है, एक पर्सन महाराष्ट्र का मराठी जानता है. अब मराठी के उसको कुछ वर्ड्स तो आते हैं बट बाकी डायलेक्ट, बाकी आवाज, बाकी बोली नहीं आ रही. तो वहां वो उस कम्युनिकेशन को प्रॉपरली लिसन करेगा तो भी इफेक्टिवली लिसन नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज ही नहीं आएगी. नेक्स्ट इज योर टाइम प्रेशर. टाइम प्रेशर मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है मैम. आप लेट हो रहे, बहुत ज्यादा लेट हो रहे, आपको कहीं जाना है, पार्टी में जाना है. अब मम्मा पापा कुछ आपको बोल रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या आप उसको ध्यान से सुनोगे? क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो. इट हैपेंस इन वर्क प्लेस ऑल्सो. आप किसी मीटिंग के लिए रश कर रहे हैं, अब आपका जो कलीग है आपको कुछ समझा रहा है, बट आपको क्या चल रहा है, यार 2 मिनट बाद मीटिंग है, मुझे जाना है बहुत जल्दी. तो इफ यू डोंट हैव टाइम, आप प्रॉपरली इफेक्टिवली लिसन नहीं करेंगे उस चीज को. देखते हैं. दिस बैरियर इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल do not have enough time to listen. उनके पास टाइम ही नहीं है कुछ सुनने के लिए. उनके पास इनफ टाइम नहीं है. जल्दी बोलो, सुना आधा, भाग गए नीचे, चले गए यहाँ से. ओके, सो अंडरस्टैंड. Time pressure can come from number of places like external, internal sources. जैसे आप मीटिंग के लिए रन हो रहे हैं या आपके दिमाग में कोई और आइडिया है, आपको पार्टी में जाना है, तो ये कुछ प्रेशर की वजह से आपके पास टाइम का शॉर्ट होता है और आप अच्छे से नहीं सुन पाते हैं या सुनने का समय ही नहीं होता. नेक्स्ट इज योर पेस ऑफ स्पीच. पेस क्या होता है मैम? पेस मतलब जल्दी जल्दी बोलना, फास्ट, वेरी फास्ट. अच्छा अभी तो मैं कितना स्लोली बोलूं, अब मैं एकदम जल्दी बोलती हूँ. द स्पीच ऑफ प्लेस कैन ऑफन बी वेरी टू इफेक्टिव लिसनिंग व्हेन समवन स्पीक्स टू क्विकली. इट कैन बी डिफिकल्ट टू कीप अप एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग. क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं आ सकता. बिकॉज अगर सेंडर देखो, सेंडर की स्पीड बहुत ज्यादा है, बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो फिर जो रिसीवर है क्या वो उसको ध्यान से सुन पाएगा? नहीं ना. तो उसको एक थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में कन्वे करना चाहिए मैसेज. नॉर्मल स्पीड मतलब जितना आप नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं. बहुत ज्यादा फास्ट बोलेंगे तो नहीं समझ पाएगा, उससे लिसनिंग खराब हो जाएगी, इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे थे. नेक्स्ट एक बैरियर है आपका इंटरप्शन. इंटरप्शन मतलब किसी को रोक देना, इंटरप्ट कर देना. फिजिकल इंटरप्शन भी हो सकता है, किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी को यहाँ पे बोल दिया चुप. फिजिकल इंटरप्शन. वर्बल कैसे हो सकता है? वर्बल मतलब सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो अपनी बात बोल रहा है, उससे पहले आप उसको बीच में, अरे रुको भैया, अरे रुकिए, स्टॉप प्लीज, आई वांट टू आस्क, आई से दिस दैट व्हाटएवर. आप अगर बार बार इंटरप्ट करते रहेंगे तो सेंडर कैसे अपनी बात को अच्छे से बोल पाएगा? अच्छा सेंडर खुद भी खुद को इंटरप्ट कर सकता है. फोन आ गया इंटरप्ट, फोन आ गया इंटरप्ट, मैसेज आ गया, ये हो गया वो हो गया.
तो इंटरप्शंस अगर होंगे तो ओवरलैप होंगी, चीजें ओवरलैप होंगी, तो बार बार आप चीजों को नहीं अच्छे से समझ पाएंगे और डिफिकल्टी रहेगी उस चीज को सुनने में। यहाँ पे पढ़ते हैं, interruptions can come from either side, किसी भी साइड से आ सकती है, and they can be physical or verbal। either side का मतलब बेटा यहाँ पे ये हो गया, सेंडर भी इंटरप्ट कर सकता है, रिसीवर भी इंटरप्ट कर सकता है। ओके अब फिजिकल इंटरप्शन मतलब आपका आर्म आपने रोक दिया या फिर कोई अटेंशन कर दिया या टॉक ओवर हो गया एक दूसरे के ऊपर। वर्बल कैसे हो सकता है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपने, स्टेटमेंट बोल के कुछ रोक दिया, या साइमल्टेनियसली दो जने बात कर रहे थे, भाई ये बहुत बार होता है, आप कुछ बोल रहे हैं सामने वाला भी कुछ बोल रहा है, साइमल्टेनियसली टू पर्सन्स आर स्पीकिंग, क्या रिसीवर उस चीज को अच्छे से सुन पाएगा? इवन मैं तो बोल रही हूँ दोनों जने भी अगर आपस में बात करने लग जाए, सेंडर भी बोले रिसीवर भी बोले, रिसीवर भी बोले सेंडर भी बोले, उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपस में एक दूसरे के मैसेजेस लॉस्ट हो जाएंगे और कॉन्वर्सेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये कभी कभी आपके साथ हो जाता है, बच्चों के साथ, इतना पढ़ाई कर लिया, इतनी क्लासेस सुन ली कि अब लास्ट वाली क्लास में तो मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम सुन रहे हैं पर हमें कुछ भी इफेक्टिवली नहीं समझ आ रहा। तो वो क्यों हो रहा है बच्चा? क्योंकि आपने यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा ओवरलोड कर लिया है। तो इंफॉर्मेशन अगर ओवरलोड हो रहा है आपका तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक चैलेंज हो सकता है, यहाँ पे बैरियर आ सकता है। क्योंकि इसमें क्या होगा, आप एक बात सुनेंगे, दूसरी बात, तीसरी, अगर मैं आपको 100 बातें बोलूं तो आपको कैसे समझ में आएगा? तो कभी भी सेंडर को ऐसा नहीं करना है, डोंट गिव मच इंफॉर्मेशन एट वंस, एक बार में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, ये ध्यान रखिए एज ए सेंडर, बिकॉज या तो लिसनर उसको सुन ही नहीं पाएगा या फिर याद नहीं रहेगा या मिस कर देगा इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, ऐसा भी हो सकता है। आपने बोला मैं एक साथ, आपकी मम्मा ने बोला एक साथ मैं 100 सामान की लिस्ट बता रही हूँ आप, अब आपका क्या हो, इतना सारा ओवरलोड, आप कुछ चीजें तो मिस आउट ही कर देंगे उसमें से, क्योंकि इतना ओवरलोड आप एक बार में नहीं समझ सकते। देखो वी आर ह्यूमन बींग्स ना, अपन मशीन थोड़ी ना है कि एक बार में आपको 10 चीजें भी याद रह जाएगी, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स को एक साथ अगर आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड दे देंगे तो उनके कान दिमाग सब बंद हो जाएंगे और सुनना ही बंद हो जाएंगे बेसिकली। एंड लास्ट बैरियर कैन बी योर बायर्स नेचर, आप किसी चीज के लिए प्रीजुडिस assumptions लेके बैठे हैं अबाउट देयर अपीयरेंस, जेंडर, क्राफ्ट, रिलीजन, आपका रिलीजन के प्रति बहुत बायसनेस है, आप एक ही धर्म को अच्छा मानते हैं, अब मैं दूसरे धर्म की अच्छी अच्छी बातें भी बता रही हूँ, लेकिन क्या आप उसको इफेक्टिवली लिसन करेंगे? नहीं, आप इग्नोर कर देंगे। रीजन, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से बायस्ड हो चुके हो उस रिलीजन को लेके, सब्जेक्ट को लेके, टीचर्स को लेके, कलीग को लेके, कोई हो जाता है यार ये टीम मेंबर मुझे नहीं पसंद, मैं इसके बात नहीं सुनूंगा, वो बहुत अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन क्या आप उसको सुनेंगे? नहीं ना, क्योंकि आपके अंदर पहले से एक बायस्ड नेचर चल रहा है एंड यू आर नॉट रेडी टू लिसन, आपके अजम्पशन आपने पहले से बनाए। तो ऐसा मत करो, दिस इज फॉर रिसीवर। ये था सेंडर के लिए ना कि इंफॉर्मेशन एक साथ मत दो, ये रिसीवर के लिए था कि बायस मत रहो, खुद को न्यूट्रल पर्सन रखो, तब जाके अच्छी इंफॉर्मेशन लिसन करोगे। और सेंडर के लिए क्या पॉइंट था बैरियर का? इंफॉर्मेशन एक साथ मत दो। तो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, अपन पढ़ रहे हैं बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग, अपन ने 10 बैरियर यहाँ पे पढ़ लिए। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ टू ओवरकम, क्योंकि देखो बैरियर तो आने ही वाले हैं जिंदगी में, लेकिन जीतता वही है जो इन रुकावटों को पार कर लेता है ना। तो हाउ टू ओवरकम लिसनिंग बैरियर्स, कैसे आप इन बैरियर्स को दूर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं एंड एक इफेक्टिव लिसनिंग की ओर बढ़ सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे, पहला है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए है, बट मेनली ये रिसीवर के लिए बेटा, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोन को स्विच ऑफ कर दो, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स चल रहे हैं उनको बंद कर दो, कोई आवाज आ रही है, नॉइस आ रही है, उसको पहले बंद कर दो। तो ये जितने भी आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस है, अच्छा आपके इमोशनल डिस्ट्रैक्शन,
उनको एक बार कंट्रोल कर लो, न्यूट्रल इमोशन में आ जाओ, नॉट टू हैप्पी, नॉट टू सैड, व्हाटएवर। सारे बैरियर को हटा के, डिस्ट्रैक्शंस को हटा के ध्यान से एक बार सुनो क्या बोल रहा है सामने वाला, और खुद को पास में आके बैठ जाओ। बहुत दूर बैठोगे, अपन ने पढ़ा फिजिकल बैरियर डिस्टेंस की वजह से हो जाएगा, तो पढ़ते हैं। टू अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, मेक श्योर यू आर फिजिकली फेसिंग द स्पीकर। सामने बैठ जाओ। देखो, फेस बहुत जरूरी होता है, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है पीछे देख के ऐसे ऐसे देख रहे हो आप, आपको कुछ सुनाई देगा? सुनाई देगा, बट क्या वो इफेक्टिवली समझ आएगा? नहीं, क्योंकि आपने उनका फेस तो रीड आउट ही नहीं किया। तो सबसे पहली जरूरी बात क्या है आपकी, आप फिजिकली उनको फेस करें, स्पीकर को, आई कांटेक्ट बनाए, मेक अ फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट एंड मेक श्योर यू आर सीटेड कंफर्टेबली बट एप्रोप्रिएटली। आराम से कंफर्टेबल, कंफर्टेबल ये नहीं कि आराम से मैम हम तो हाथ पैर ऐसे रखें, नहीं, बॉडी लैंग्वेज के साथ, पोस्चर के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। बिकॉज नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, देखो अपन को सीट वगैरह में अपन को अनकंफर्टेबल, तो अपना ध्यान क्या रहेगा बार बार, अरे मैं ऐसे बैठता हूँ, अरे मैं वैसे बैठता हूँ, ये आपका ध्यान। तो आप उस चीज को नहीं सुनेंगे, क्या यहाँ पे स्पीच चल रही है, क्या स्पीकर बोल रहा है, क्योंकि आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा आपके कंफर्टेबलनेस पे हो जाता है। तो इसीलिए आप किसी भी मीटिंग में एंटर करते हैं, क्लासरूम में एंटर करते हैं, आप वहां पहले कंफर्टेबल हो जाइए स्टार्टिंग में ही, सो दैट अब आपका पूरा फोकस किस पे जाएगा, उस पे, नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस होंगे। एंड पुट अवे योर सेल फोन, ये तो बहुत ना बच्चों के लिए बहुत जरूरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ। फोन बंद करते ही नहीं है, मैसेजेस आए मैम, नोटिफिकेशन आया, एक बार ये देख लेते हैं, एक बार वो देख लेते हैं, अरे ऐसे नहीं होगा। एक बार के लिए उसको 1 घंटे के लिए अपनी क्लास में साइलेंट कर दो, इवन मैं तो बोलती हूँ स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, यहाँ पे रख दो। क्या हो जाएगा, आपके लिए कोई एकदम बिग इमरजेंसी का कॉल या मैसेज तो नहीं आने वाला है ना, 1 घंटे बाद देख लेना। बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करो। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज लिसनिंग ओवर स्पीकिंग। अपन ने पहले भी पढ़ा, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑलवेज लिसन। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं वो हमेशा पता है किसको प्रायोरिटी देते हैं बेटा, बोलने से पहले सुनने को। तो दूसरों की बात सुनो, समझो वो क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिस करो सेल्फ कंट्रोल। कॉन्वर्सेशन कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, बोले ही जा रहे हो, उनको इंटरप्ट करे ही जा रहे हो, नहीं करो ना ऐसा। आप प्रैक्टिस करो, सेल्फ कंट्रोल रहो, एकदम शांत, ध्यान से सुनने की आदत डालो। लिसनिंग अगर अच्छी होगी तो स्पीकिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। ओके, if you think you might be an expressive talker, try to practice self control। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है यहाँ पे। और अदर पर्सन को भी आप मौका दो बोलने का, जैसे को वर्कर है आपके, तो उनको भी बोलने का मौका दो। आप ही आप मत बोलो, वो फिनिश हो जाते हैं उसके बाद। देखो, ये एक एटिकेट भी होता है, लिसनिंग स्किल में आपको एक एटिकेट भी सिखा दिया। आपके मीटिंग के एटिकेट, आपके कॉन्वर्सेशन के एटिकेट ये है ना, फोन पे सामने वाला बोल रहा है, आप भी बोलना चालू साइमल्टेनियसली, क्या मतलब है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वेट करो अंटिल द अदर पर्सन हैज फिनिश्ड और फिर आप बोलो। तो लिसनिंग की हैबिट डालो धीरे धीरे। नेक्स्ट, रिड्यूस आउटसाइड नॉइस। आपको यहाँ पे जो भी आउटसाइड नॉइस आ रहा है इन्वायरमेंट, उसको यहाँ पे कम कर देना है एकदम। क्योंकि अगर बाहर की आवाज आती रहेगी, अपन जाते हैं ना कभी कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अब इतनी ट्रेन की आवाज आ रही होती है कि अपन क्या बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे पाता। तो ये जितनी भी आउटसाइड नॉइस है, इट्स पॉसिबल फॉर यू ईदर वेट फॉर कि ये आउटसाइड नॉइस कम हो जाए, या फिर आप खुद जाकर उसको कंट्रोल कर लीजिए। अगर एनवायरनमेंट में आपके पास है, उसको मिनिमाइज कर लीजिए, या फिर एक बंद रूम में चले जाइए और फिर जाके प्रॉपरली बातचीत करिए, सुनिए, तो आप डिस्ट्रैक्शंस जो है आपका कम कर सकते हैं आउटसाइड नॉइस को। नेक्स्ट, प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिंग इंस्टेड ऑफ डिफ्लेक्टिंग। देखो, डिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आप उनको उनकी बात से हटा रहे हो और बहुत सारे क्वेश्चन उनसे मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। लेकिन रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है उनकी बात को रिपीट करना, जो उन्होंने बोला है। रिफ्लेक्टिंग इन्वॉल्व्स पैराफ्रेजिंग बैक टू द स्पीकर व्हाट दे हैव सेड, बैक वापस बोला, स्पीकर ने बोला
हमारा इस साल का बजट है 1 लाख, तो आप बोलेंगे यस सर हमारा इस साल का बजट है 1 लाख। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग, इट इज अ वेरी गुड हैबिट। इससे क्या हुआ, आपको उनकी बात समझ में आ गई, याद हो गई, रिकॉल हो गई, लिसनिंग इफेक्टिव हो गई। और अगर आपको कुछ गलत सुनाई दिया है तो स्पीकर को हाथों हाथ पता चल जाएगा, अरे यार मैंने तो बोला था 2 लाख, इसने 1 लाख क्यों बोला। रिफ्लेक्टिंग, तो आप रिफ्लेक्ट करिए चीजों को, इसमें आप अच्छी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। देखिए आपने आपके CS इंस्टीट्यूट ने क्या कैसी पोलाइट लैंग्वेज दी है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू इज, मैं आपसे जो सुन रहा हूँ, इट साउंड्स फ्रस्ट्रेटिंग दैट हैपेंड टू यू, आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तो उनको समझ में आ गया हाँ सेंडर को कि हाँ यार इसने मेरी बात तो सुनी है, जब ये बोल रहा है बुरा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। सो आप फॉलो अप क्वेश्चंस, काम के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। व्हाट यू सेड आफ्टर दैट, हाउ डिड यू मेक यू फील, मतलब आपको कैसा लगा, क्या बोला आपने अभी, क्या बोला जस्ट, काम के क्वेश्चन। मीनिंगफुल क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि अपना नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, आस्क क्वेश्चंस। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद उनसे क्वेश्चन पूछो, लेकिन देखो बेटा क्वेश्चन जो पूछोगे ना वो आलतू फालतू नहीं पूछने हैं या जजमेंटल नहीं होने चाहिए। एक तो पहली बात तो डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए और नॉन जजमेंटल। ऐसा नहीं स्पीकर को आके मैम आपकी क्या ओपिनियन है, मैम आपको कौन पसंद है, मैम आपका फेवरेट क्या है, मैम आपको क्या अच्छा लगता है। अरे भाई ये तो जजमेंटल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इन सब क्वेश्चन से। फैक्ट से रिलेटेड कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछो आप, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो आप क्वेश्चन पूछते रहिए, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो सेंडर को समझ में आएगा कि आप यहाँ पे उनकी बात ध्यान से सुन रहे हो। एंड लास्ट अपना टिप, दैट इज लिसन फुल्ली बिफोर गिविंग एडवाइस। ये ना जब आप बड़े हो जाओगे, बड़े तो मैम हो ही गए हैं, तो देखो फ्रेंड्स के बीच, फैमिलीज के बीच, रिलेटिव्स के बीच भी फ्री की एडवाइस पहली बात तो दो ही मत। दूसरी बात, अगर कोई आपसे एडवाइस ले भी रहा है अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अबाउट देयर सिचुएशंस, देन पहले उनकी बात तो सुनो, पूरा पूरा सुनो ना उनको। सपोज आपने उनकी आधी प्रॉब्लम सुनी, अच्छा आपने डॉक्टर थेरेपोटिक लिसनिंग अपन ने कल बात की थी लास्ट लेक्चर। इन दैट थेरेपॉटिक लिसनिंग, जो थेरेपिस्ट होते हैं कैसे पूरी बात ध्यान से सुनते हैं, फुल कंटेंट सुनेंगे, तभी तो वो एक बेटर एडवाइस दे पाएंगे। आपको क्या लगता है आप आधी प्रॉब्लम सुन के, आधे इमोशन सुन के उनको एडवाइस दे देंगे, क्या वो काम की रहेगी? नहीं। तो जब अगर एडवाइस देने की बात आ रही है इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, आफ्टर बिकमिंग CS CMA, यू आर गिविंग एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस, आपका क्लाइंट आया, आप उसकी बात पूरी सुन ही नहीं रहे, हो सकता है आप रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, वो और ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो व्हाट इज गुड आइडिया फॉर यू, सबसे पहली बात तो एडवाइस दो ही मत, जब तक मांगे ना, फ्री की एडवाइस नहीं देनी है। फिर भी अगर मांगी जाए तो उनको बोलिए बेटा पूरा हमारी आपकी प्रॉब्लम बताइए, देन ओनली वी कैन एडवाइस यू। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश कर लिया है हमने। हम हमेशा यही कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कम्युनिकेशन एक टॉपिक लेते हैं। आज हमारा टॉपिक था बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग एंड टिप्स टू ओवरकम देम। ये हमने पूरा फिनिश कर लिया। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, जो हमारी चल रही है चैप्टर नंबर 4 की। तो देखते हैं हमारी चैप्टर नंबर 4 की क्या टर्म्स चल रही है। तो कल हमने 60th टर्म तक पढ़ लिया था। कोलेटरल लास्ट टर्म मैंने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में फिनिश किया। So now next term, today's term we are continuing with C alphabet and that is the term commission. What is commission? आप सबको पता है accounts की या business की एक normal सी term है commission. Commission मतलब जब आप कोई agent appoint करते हैं या फिर कोई broker appoint करते हैं और उनको कोई काम देते हैं और उस काम के बदले जो remuneration आप उनसे agree करते हैं in terms of percentage, या कोई फिक्स कमीशन भी हो सकता है कि भाई आपने आप एक होटल है, होटल वाले ने यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है फिक्स कि जो भी हमारे पास एक क्लाइंट या गेस्ट लेकर आएगा हम उसको फिक्स कमीशन देंगे। तो यहाँ पे आप कमीशन दे सकते हैं।
A payment in percentage terms made to an agent or broker for goods and services, या charge based on investor or broker. तो ये दिया जाता है आपके brokers को generally commission. Okay, this is your payment. Next is common law. हमने एक टर्म पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, केस लॉस. तो जो केस लॉस होते हैं, केस लॉस पढ़ा था ना हमने, याद है आपको? केस लॉस, ये रहा केस लॉस. These case laws once become a law. डेवलप होता है इनसे लॉ. जब केस लॉस निकलते हैं, जजमेंट निकलता है, जजमेंट पॉपुलर होता है, केस लॉस बनते हैं, बाइंडिंग हो जाते हैं लोअर कोर्ट्स के ऊपर. अब ये लोअर कोर्ट्स इनको धीरे धीरे साल दर साल डेवलप कर देते हैं एक कॉमन लॉ के अंदर, और उसी को बोलते हैं कॉमन लॉ. दे आर नॉट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, बाय द लेजिस्लेचर, दे आर इनेक्टेड, दे आर डेवलप्ड from the case laws given by higher courts. तो जो केस लॉ से बनते जाते हैं उन लॉ को अपन कॉमन लॉ बोलते हैं. ठीक है बच्चा? नेक्स्ट टर्म है अपनी कंप्लेंट. कोर्ट में अगर आपको कोई केस फाइल करना है, सूट फाइल करना है, तो आप यहाँ पे एक कंप्लेन लिखेंगे. क्या लिखेंगे बेटा? कंप्लेन. उसमें आप ये लिखेंगे कोर्ट को कि हमारे साथ क्या हुआ है और हमें किस बात की शिकायत है, व्हाट द कंप्लेन वी हैव एंड व्हाट द सॉल्यूशन वी वांट, और हमें इसका क्या रेमेडी चाहिए, किस एक्ट में हम केस लगाना चाहते हैं, या हम क्या कॉम्पनसेशन चाहते हैं. बेसिकली व्हाट यू वांट आपको बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा इस केस में, और उसी लीगल डॉक्यूमेंट में जिसमें आप अपनी शिकायत लिखते हैं, कंप्लेन बोलते हैं. A legal document that tells the court what you want and is served as summon on the defendant. Defendant के ऊपर सबसे पहले वो कंप्लेंट ही जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है. नेक्स्ट 64 टर्म है आपकी कंडीशन. ये कोर्ट की टर्म है, कोर्ट. ये है लॉ की टर्म. ये आपको मिलेगा एक एक्ट में, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. सेल ऑफ गुड्स एक्ट आएगा आपके सिलेबस में जब आप लॉ पढ़ेंगे. वहां पे एक पूरा चैप्टर होगा, एक पूरा टॉपिक होगा इसके ऊपर, कंडीशन एंड वारंटी. कंडीशन एंड वारंटी. सो इफ यू हैव स्टडीड दैट एक्ट इन लॉ तो उसको रेफर करिए, समझ में आ जाएगा. नहीं पढ़ा है तो अभी मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ. ऑब्वियसली मैं आपको पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा पाऊंगी ना, लेकिन मैं आइडिया दे रही हूँ. जब भी यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप पढ़ेंगे तो इस चीज को जरूर इनसे रेफर करिएगा. तो इसमें क्या होता है बेटा? इट इज अ स्टिपुलेशन दैट इज बाइंडिंग ऑन सिग्नेटरीज ऑफ ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट. जब कोई भी दो पार्टीज लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, तब उनके बीच में कुछ कंडीशंस लिखी जाती है. वो ऐसे स्टिपुलेशंस होते हैं जो दोनों लोगों के ऊपर बाइंडिंग होते हैं. बाइंडिंग का मतलब, अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे, इनका ब्रीच करोगे, इन कंडीशंस को तोड़ दोगे, तो एग्रीव्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ देगी. कैसे मैम? एक एग्जांपल दे दीजिए. देखिए, सपोज एक्स और वाई ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. एक्स ने लिखा हुआ था क्लॉज नंबर 1 में कि आप मेरे एम्प्लॉय बन रहे हैं और आपको एम्प्लॉयमेंट में 3 इयर्स तक रहना है. अगर आप इसको ड्रॉप करना चाहते हैं या एम्प्लॉयमेंट छोड़ना चाहते हैं तो आपको देना है यहाँ पे 3 मंथ्स का नोटिस. और अगर आप 3 मंथ्स का नोटिस नहीं देंगे और पहले ही अगर ड्रॉप करेंगे तो मैं आपकी सैलरी भी नहीं दूंगा. सो अब देखिए, अगर वाई ने इस कंडीशन को नहीं माना तो व्हाट विल हैपन? एक्स यहाँ पे क्या करेगा? एक्स एक एग्रीव्ड पार्टी है. एग्रीव्ड पार्टी मतलब वो पार्टी जिसके साथ में बुरा हुआ है. बेचारी पार्टी, बेचारी. सामने वाले ने ब्रीच किया है, वाई ने कंडीशन का ब्रीच किया है. ब्रीच मतलब तोड़ना, ब्रीच मतलब तोड़ना कॉन्ट्रैक्ट को. उसने एक कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी, जिसपे साइन किए थे एक्स और वाई ने, वो यहाँ पे ब्रीच कर दिया. तो एक्स एक एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ बुरा हुआ है, क्योंकि सामने वाले ने तो उसकी कंडीशन ब्रीच कर दी. तो एक्स क्या करेगा यहाँ पे? एक्स विल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. रिसाइंड शब्द का मतलब आप यहाँ पे लिख लो कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट.
रिसाइन मीन्स कैंसिल। एक्स बोलेगा ठीक है तूने कंडीशन ब्रीच करी है, मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि तू अगर ये कंडीशन ही नहीं मानेगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों लूँ। Contract is based on some conditions and which are essential to the main purpose of the contract. उन चीजों को फिर आप हटा नहीं सकते बेटा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 65 टर्म है अपनी कंसाइनमेंट, ये अकाउंट्स की टर्म है। इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक होता है एक पर्सन ओनर ऑफ द गुड्स, वो अपने गुड्स को कंसाइन कर देता है किसी और पर्सन के, यहाँ पे किसी और पर्सन को बोलते हैं एजेंट ऑब्वियसली। और वो उनको क्यों देता है, वो इसलिए देता है कि आप इनको फर्दर आगे रीसेल करोगे और जो भी रीसेल की प्रोसीड्स आएंगी, जितने में भी आप बेचोगे, वो वापस मेन पर्सन को जाएगा। दिस इज नोन एज कंसाइनमेंट। एजेंट को क्या मिलेगा मैम, एजेंट को तो कमीशन मिलेगा ना, अभी देखा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो, देर आर टू पार्टीज ए बी, ए ने बी को कंसाइन कर दिए हैं गुड्स, कंसाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, बी आगे थर्ड पार्टीज को बेचता रहेगा, जितना भी कलेक्शन होगा बी वापस किसको दे देगा, ए को अपना कमीशन है लेके ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एक कंसाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इन दोनों पार्टीज के बीच में। देख लेते हैं, टिक कर लेते हैं। Transferring the title of goods in the performer invoice to an agent for sale, the proceeds and account of sale are furnished to the consignee periodically. तो अकाउंट्स भी इनके periodically मंथली या क्वार्टरली जैसे भी ये चाहें सेटल कर सकते हैं और पेमेंट भी सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है यहाँ पे कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब क्या है, ग्रुप। नई टर्म है एकदम आपके लिए, बिजनेस की टर्म है ये, लॉ की टर्म है, और इसका मतलब होता है ग्रुप या फिर एक एसोसिएशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल या कंपनी का एसोसिएशन फॉर्म फॉर अ पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। देखो जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज है, अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड दीज कंपनीज नो कि हम अकेले इस प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, कंसोर्टियम फॉर्म कर लेते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम साथ में मिलकर ही निपटाएंगे, अकम्प्लिश करेंगे, और आफ्टर दैट हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। देखो ये पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप में क्या होगा ना, आपके बहुत सारी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी एक टाइम पीरियड के लिए, बट यहाँ पे एक लिमिटेड काम के लिए, एक लिमिटेड एक्टिविटी के लिए, पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप यहाँ पे एसोसिएशन बना रहे हैं, उसमें सबके टर्म्स लिख दे, हाँ ज्वाइंट वेंचर जैसा, कुछ कुछ बच्चे बोले ज्वाइंट वेंचर, हाँ जेवी जैसा समझो। तो ये एसोसिएशन ऑफ कंपनीज है, जिसमें वो इसलिए एसोसिएशन बना रहे हैं ताकि वो एक पर्पस को, काम को फिनिश कर पाए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट को डिसओबे करना या कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना। कोर्ट में जाके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, फाउल लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं जजेस से, तो आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट को यहाँ पे कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट मतलब आपकी गलती है, कोर्ट में आप मिसबिहेवियर कर रहे हो, उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। या फिर आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे, आप जज बोल रहे हैं भाई बैठ जाओ चुपचाप, आप बैठ ही नहीं रहे हो, आप तो खड़े के खड़े हो। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट 68 कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इजी टर्म, वेरी बेसिक लॉ। लॉ में सबसे पहले आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आने ही वाला है 1872, तो जो आपका आईसी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसमें ये डेफिनेशन आप पढ़ोगे जरूर, अभी मैं बता देती हूँ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, और इसमें कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। हम दिन भर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, just like sale contract, purchase contract, rent contract, employability contract, etc. etc. तो इसमें टू या टू मोर देन टू पार्टीज होंगी और एक लीगल ऑब्लिगेशन इनके बीच में हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, मतलब आप कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। अगर एक पार्टी ब्रीच करेगी तो दूसरी पार्टी को उसका कॉम्पेंसेशन या फिर उसके डैमेजेस भुगतने पड़ेंगे।
नेक्स्ट इज योर कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब आपने एक पर्सन को अरेस्ट किया और उसके बाद में वो साबित हो चुका है उसके ऊपर वो क्राइम, एंड ही हैज बीन प्रूव्ड गिल्टी ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम। तो यहाँ पे फिर कोर्ट में उसको कन्विक्ट मान के कन्विक्शन हो जाएगा, मतलब जेल हो जाएगी, उसको पकड़ लेंगे। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट। इकोनॉमिक्स की टर्म है। कॉस्ट मतलब आपके खर्चे, आपके एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे ये टर्म बात हो रही है कोर्ट के लिए कि जितने भी खर्चे आपके लगे हैं इन कोर्ट फॉर डिफेंडिंग और प्रोसिक्यूटिंग। प्रोसिक्यूटिंग मतलब जिसने केस लगाया है, डिफेंडिंग मतलब जो अपने आप को बचा रहा है। देखो दो पार्टीज होगी ना, एक पर्सन एक पे एक्यूजिशन लगाएगा कि हाँ भाई इसने मेरे साथ इसने मेरे पापा का मर्डर किया, सपोज मान लो। अब दूसरा पर्सन बोलेगा नहीं मैंने तो मर्डर नहीं किया। तो प्रोसिक्यूटिंग मतलब जो स्टार्ट करेंगे केस को, डिफेंडिंग मतलब जो इल्जाम से बचने की कोशिश करेंगे, खुद को बचाएंगे, डिफेंड करेंगे। ये जो दोनों पार्टीज है, इन दोनों को क्या कुछ खर्चे लगेंगे कोर्ट में आने के लिए? हाँ मैम, अटॉर्नी की फीस, लॉयर की फीस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, नोटरी वगैरह एक्सेट्रा खर्चे, उन सबको मिला के अपन बोलेंगे कॉस्ट। नेक्स्ट कवर नोट। कवर नोट क्या होता है? ये ना इंश्योरेंस कंपनीज देती है, सिर्फ आप यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, ओनली एंड ओनली इंश्योरेंस सेक्टर में ये वर्ड काम आता है। बैंक में नहीं, कहीं और किसी भी बिजनेस में नहीं काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस में ये टर्म काम आएगी। इसका मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जब तक एक्चुअल पॉलिसी इशू नहीं होती तब तक आपको एक पेपर पे लिख के दे देती है कि आपने क्या उनके साथ में डील किया है, पॉलिसी वगैरह। देखो इंश्योरेंस की पॉलिसी आज ओरली फाइनल हो गई, बट इसको बनने में, फॉर्मलाइज करने में, रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करने में, इश्यू करने में पॉलिसी को हो सकता है कुछ वक्त लग जाए, से सपोज मान लो 1 महीने का वक्त। तब 1 महीने तक आपके पास क्या प्रूफ रहेगा इंश्योरेंस कंपनी से? क्योंकि प्रीमियम तो आपको हो सकता है पे करना स्टार्ट करना पड़ जाए अभी से। तो यू वांट अ लीगल डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट को इंश्योरेंस कंपनी, सारी इंश्योरेंस कंपनी इश्यू करती है आपकी पॉलिसी से पहले वाला डॉक्यूमेंट, और उसको बोलते हैं कवर नोट। क्या बोलते हैं बेटा? कवर नोट। ओके, देखते हैं। It is a document issued by insurance company to provide cover to the insured till a formal policy document is issued. समझ आया? नेक्स्ट है यहाँ पे अपना 72 टर्म्स दैट इज क्रेडिट। अब देखो ना सी की काफी कम ही टर्म्स बची है, तो अपन ना सी की सारी टर्म्स आज ही फिनिश करेंगे, सी अल्फाबेट। क्रेडिट टर्म्स, आपको पता है ये अकाउंट्स का वर्ड है। क्रेडिट पे खरीदना मतलब आप जब गुड्स या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करके ला रहे हैं, एसेट परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, मतलब आप फ्यूचर में उसका पेमेंट करेंगे एट अ सब्सिक्वेंट डेट, नॉट टुडे, नॉट राइट नाउ। तो इसका मतलब लिटरली पता है आपको लैटिन में क्या होता था? ट्रस्ट, विश्वास। क्योंकि आप देखो क्रेडिट पे तभी सामान दोगे जब आपको कस्टमर या क्लाइंट पे विश्वास है, नहीं तो कोई पर्सन क्रेडिट पे देगा ही नहीं। बहुत सारी शॉप्स पे मैंने देखा वहां लिखा होता है नो क्रेडिट अलाउड, ओनली कैश इज अलाउड। तो वो ऐसा क्यों लिख देते हैं? क्योंकि उनको उनके क्लाइंट्स के साथ रिस्क नहीं लेनी है कि अरे यार ये फ्यूचर में पेमेंट देंगे कि नहीं देंगे, तो वो पहले से क्या करते हैं यहाँ पे कैश में ही डील करते हैं, बट क्रेडिट भी चलता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, credit note is a document sent by a seller to a buyer to rectify an error, to overcharge in an invoice or to allow credit for the goods returned। पहले आपने ओवरचार्ज कर लिया था इनवॉइस, आप सेलर है और आपने पहले क्या किया था, इनवॉइस में लिख दिया था से सपोज 10,000 रुपीज, बाद में आपको पता चला अरे यार नहीं 10,000 तो गलत लिख दिया, इसकी रेट तो 9,500 थी। तो अब क्या करोगे? इनवॉइस तो फाड़ के फेंक नहीं सकते, इनवॉइस चेंज नहीं हो सकता है, एंट्रीज हो चुकी है, इनवॉइस बुक्स लिख चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो आप क्या करिए, एक क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए। आप सेलर है, फिर से 500 रुपीज का एक क्रेडिट नोट इशू कर दो बायर को कि नहीं हम आपके रुपए थोड़े से कम कर रहे हैं, अमाउंट को हम कम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारे यहाँ पे, एक फुल फॉर्म है ये एक्चुअली, दैट इज क्रिसिल। ये कुछ भी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन से
इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका काम है लोगों की क्रेडिट की रेटिंग करना। क्रेडिट की भी रेटिंग होती है। अगर आप इनके ए रेटिंग में चले गए मतलब आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, बैंक वाले आपको इजीली लोन दे देंगे। अगर आप इनके बी में चले गए मतलब वेरी पुअर, नहीं सॉरी बी तो ठीक ठाक है, सी वेरी पुअर, फिर इनके और भी नीचे क्रेडिट रेटिंग चलती है। तो बहुत सारे बैंक्स बोलते हैं हम सिर्फ ए और बी क्रेडिट रेटिंग को ही देंगे, और फिर वो क्रिसिल को अप्रोच करते हैं कि आपके हिसाब से इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्योंकि ये कंपनी हमसे बोरोइंग के लिए अप्रोच कर रही है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिनका काम है सभी इंडिविजुअल, सभी लोन सीकर्स की क्रेडिट की रेटिंग करना। एबीसी रेटिंग देती हैं ये, और उसके आधार पे सभी को पता चल जाता है कि आपकी क्रेडिट की रेटिंग क्या चल रही है। नेक्स्ट इज योर क्राइसिस। ये क्राइसिस का मतलब मंदी का दौर, बहुत बुरा दौर। कभी कभी ये बिजनेस साइकिल है, देखो बूम पे भी जाता है, क्राइसिस भी आ जाता है। तो क्राइसिस में जो सेल्स है आपकी वो कम हो जाएगा, और आपकी प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम। प्राइसेस भी हर जगह पे कम, डिप्रेशन का पीरियड हो जाएगा एकदम। तो क्राइसिस मींस व्हाट, रेकलेस हेवी शॉर्ट, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई सेल्स, लीडिंग अनड्यूली टू डिप्रेस प्राइसेस, और आपकी प्राइसेस क्या हो गई, बहुत ज्यादा कम। In such a situation, the governing board of stock exchange में prohibit short sales। अब ये क्राइसिस बात कर रहा है यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट में अगर क्राइसिस हो गई है और बहुत ज्यादा सभी सारे शेयर सिक्योरिटीज के प्राइसेस डाउन चल रहे हैं, बहुत कम पे फॉलो हो रहे हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेंगे आपको पता है, प्रोहिबिट कर देंगे सेल्स को करने से, और एक मिनिमम प्राइसेस डिसाइड करेंगे जिनके नीचे आप सेल परचेस कर ही नहीं सकते। मिनिमम प्राइसेस डिसाइड कर देते हैं वो लोग, ताकि और प्राइसेस गिरे ना। ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट का टर्म है, आपने देखा होगा मूवीज में, सीन्स में। कटघरा होता है, कटघरे में बुलाया जाता है पार्टी को, एविडेंस को, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है उस विटनेस से। अच्छा आपने ये देखा, आई वांट टू क्रॉस एग्जामाइन, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, ताकि वो अपनी बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या फिर उसका झूठ पकड़ में आ सके, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है विटनेस में। तो जब विटनेस को बुलाया जाता है और क्वेश्चंस किए जाते हैं बाय द अटॉर्नी जनरल, बाय द लॉयर्स ऑफ अदर पार्टी, देखो ऑब्वियसली बात है ना, अगर मेरा विटनेस है तो सामने वाली पार्टी का लॉयर मेरे विटनेस से क्वेश्चन करेगा, तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आप अंडरलाइन करिए, यहाँ पे हाईलाइट करिए, आई मीन टू से क्वेश्चनिंग बाय पार्टी और अटॉर्नी ऑफ एन एडवर्स पार्टी और अ विटनेस। पार्टी को बुला के भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, विटनेस को बुला के भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। नेक्स्ट टर्म है हमारी सीआरआर। दिस इज अ टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है तो यू माइट हैव नोन, अदरवाइज आप अभी फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ लेंगे इसको। तो दैट इज योर कैश रिजर्व रेशियो। इट इज नोटिफाइड बाय आरबीआई, Reserve Bank of India. It indicates the reserve of commercial bank set apart as a measure of security. कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट्स आता है, जितना भी डिपॉजिट्स आया, अब उसमें से कुछ अमाउंट सीआरआर का उनको आरबीआई के पास में जमा कराना पड़ता है। इसकी रेट होती है जैसे सपोज 4%, 5%, 6%, वॉट एवर, मार्केट सिनारियो के हिसाब से आरबीआई खुद ये रेट परसेंटेज डिसाइड करता है, कैश रिजर्व रेशो। और इस रेशो के हिसाब से एवरी कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स में से कुछ अमाउंट सेफली रखना होता है आरबीआई के पास। कैसे, सपोज एक बैंक है यहाँ पे मान लो, और उसके पास आज के डिपॉजिट्स आए टोटल 1 लाख। अभी सीआरआर की मार्केट में रेट चल रही है 10%, मार्केट में सॉरी, आरबीआई की रेट चल रही है 10%। ठीक है, तब इनको क्या करना होगा, इनको इस 1 लाख में से 10% यानी कि 10,000 रुपीज को सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना है, और इस 10,000 को
वो किसी भी फर्दर एडवांसेस या लोन के लिए यूज नहीं कर सकते, खर्चे के लिए भी यूज नहीं कर सकते। ये 10,000 आपने आरबीआई के लॉकर में रख दी और बाकी जो बच गए रिमेनिंग अमाउंट 90,000 आप फ्रीली इसको यूज करो, सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्यों करते हैं मैम? देखो आरबीआई को ये पता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स है ना, अगर आप उन सबको अगर फ्रीली बोल दोगे आप 100% आगे एडवांस कर दो, तो ये लोग क्या करेंगे? 1 लाख डिपॉजिट है, 1 लाख ही आगे एडवांस कर देंगे। अब दिक्कत हो जाएगी अगर कोई डिपॉजिट होल्डर पैसा मांगने आ गया, कल डिपॉजिट होल्डर आ गया पैसा मांगने, हमको दे दो 12,000, अब इनके पास तो है ही नहीं, तो इन्होंने तो सारा का सारा आगे एडवांस दे दिया है। तो कुछ पैसा सेफ्टी के लिए आप अलग से एक बार रख लो, ताकि अगर कोई अर्जेंट में डिपॉजिट होल्डर पैसा मांगने आता है तो आपके पास वो अमाउंट होना चाहिए। करोड़ में ये सब डील होगी, देखो ये तो मैंने लैक्स में एग्जांपल दिया है, बट ये सब करोड़ उसमें चलता है। नेक्स्ट हमारी टर्म है यहाँ पे 78th टर्म। 3 टर्म्स और बची है ना अभी सी की, अभी क्या, हाँ क्लास खत्म होगी। दैट इज करंट एसेट्स, अकाउंट की एकदम इजी टर्म, करंट लायबिलिटीज भी अकाउंट्स की, दोनों एक ही साथ समझ लो। जो शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 1 ईयर के लिए यहाँ पे असेट्स होते हैं उनको करंट एसेट्स बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं जो 1 ईयर से लेस होती है उनको करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल बता दो मैम, बता दो, आप ही बता दो ना एग्जाम्पल, बोलो बोलो। करंट एसेट्स में एग्जाम्पल आ सकता है आपका बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, योर डेटर्स, योर इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स आ सकता है, यहाँ पे आपका बिल्स पेबल्स आ सकते हैं, उसमें बिल्स रिसीवेबल, इसमें बिल्स पेएबल, हाँ बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे। आपके शॉर्ट टर्म लोन्स आ सकते हैं यहाँ पे, तो जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उनको हम करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स बोलते हैं। ये आपने 11th-12th क्लास में बहुत अच्छे से अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल भी सब आपको पता है, जस्ट रिकॉल किया है क्लास में बस। एंड लास्ट टर्म दैट इज 79 टर्म करंट डेट। करंट डेट का मतलब जितना भी अभी डेट में पड़ा है आपके पास, जो करंटली आपको शॉर्ट टर्म में पे करना है उसको बोलेंगे अपन करंट डेट। ओके, सो ओवर करते हैं आज की क्लास। थैंक यू, बाय बाय।